Good morning, everyone. Today's topic is urinary divergence. तो टॉपिक का नाम ही सजेस्ट करता है कि यूरिनरी डाइवर्जेंस मीन्स जो इसका नॉर्मल पाथवे है यूरिन का, उसको हमने डाइवर्ट किया है। ठीक है। तुम लोग हाईवे पे जाते हो तो कभी कहीं भी काम शुरू होता है हाईवे का, तो वहाँ पे लिखा होता है डाइवर्जेंस। ठीक है। तो डाइवर्जेंस मतलब क्या, जो मेन रास्ता है उसके साइड से कहीं से दूसरा रास्ता बनाया है, बराबर। तो जो हमारा पूरा पाथवे है यूरिन का, यूरिन बनता कहाँ है, ऊपर किडनी में। ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे ब्लेडर में स्टोर होता है। तो ये किडनी है, यूरेटर, ब्लेडर और ये यूरेथ्रा। ठीक है। यहाँ से उसका एग्ज़िट है। ठीक है। तो ये होता है हमारा पूरा नॉर्मल पाथवे। यहाँ पे यूरिन बना, फिर ये यूरेटर में आया, फिर ब्लेडर में आया और ये यूरेथ्रा से बाहर निकल गया। ठीक है। तो ये होता है हमारा नॉर्मल यूरिनरी पाथवे। अब ये यूरिनरी पाथवे में जब भी कहीं पे कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ऐसी कोई सिचुएशन आई है कि कुछ हमको निकालना, मान लो कि ब्लेडर का मैलिग्नेंसी है तो हमने ब्लेडर निकाल लिया, बराबर। तो जहाँ से डिस्टली हम नहीं जा पाते हैं, तो उसका जो भी प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल से ऊपर का जो भी होगा वो नॉर्मल होना चाहिए। तो जहाँ से नॉर्मल है उसको बॉडी के बाहर निकाल लो या कहीं और इंसर्ट कर लो। ठीक है। तो किडनी, यूरेटर और ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये चार पाथवे में से ये पूरा नॉर्मल रोड है हमारा, उसके अलावा कहीं से भी हम यूरिन को निकालते हैं। मान लो कि यहाँ हमने ट्यूब डाल दी किडनी में, यहाँ पे हमने ट्यूब डाल दी ब्लेडर में, हमने पूरा ये ब्लेडर निकाल दिया है, यूरेटर को हमने कहीं और लगा दिया, इलियम में लगा दिया, कोलन में लगा दिया, तो यही होता है हमारा यूरिनरी डाइवर्जेंस। ठीक है। नॉर्मल पाथवे से होके उसको कहीं से भी और से यूरिन हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है। तो हम उसको डिटेल में देखेंगे। इट इज़ टेम्पररी और परमानेंट एग्जिट। ठीक है। तो टेम्पररी एग्जिट ऑफ यूरिन टू रिलीव द डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन, परमानेंट एग्जिट ऑफ यूरिन इन केस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हैज़ बीन रिमूव्ड। ठीक है। टेम्पररी एग्जिट मतलब क्या, कि मान लो कि कहीं पे जो हमारा पाथवे है नॉर्मल वाला, ठीक है, ये हमारा किडनी है, ठीक है, ये हमारा यूरेटर है, ये ब्लेडर है। ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे एक बड़ा सा स्टोन है, यहाँ पे एक स्टोन है, बराबर। तो ये स्टोन को बाईपास करने के लिए हमने मान लो कि यहाँ पे एक ऐसे ट्यूब रख दिया, तो हमने ये स्टोन को रिलीव कर दिया, स्टोन को बाईपास कर दिया। तो ये भी एक होता है यूरिनरी डाइवर्जेंस। किडनी से लेके यहाँ तक हमने, किडनी है से लेके ब्लैडर तक यूरिन किस में जाता है, यूरेटर में, लेकिन अब वो जाएगा ये ट्यूब से, जो हमने डबल एंड जे स्टेंट बताया था तुमको जब पाइलोलिथोटोमी चलाया था तब। तो अब इसे ट्यूब में से जाएगा, तो ट्यूब में से जाएगा, वो भी एक तरह का यूरिनरी डाइवर्जन ही है। ठीक है। उसका रास्ता सेम है, लेकिन जो यूरिन है वो यूरेटर में से जा रहा था, अब वो ट्यूब में से जा रहा है। ठीक है। मान लो कि यहाँ पे एक बड़ा सा एक स्टोन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्यूब लगा दी, नेफ्रोस्टोमी ट्यूब। तो ये भी एक तरह का टेम्पररी एग्जिट हो जाएगा, बराबर। जब ये स्टोन निकल जाएगा तभी हम स्टेंट भी निकाल देंगे, ये स्टोन निकल जाएगा ऊपर का, तो ये नेफ्रोस्टोमी ट्यूब भी हम निकाल देंगे। तो ये हो गया टेम्पररी एग्जिट। ठीक है। तो ये टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। स्टोन है वो टेम्परेरी होता है, स्टोन निकाल दिया तो बाद में हम वो वापस
लगा सकते हैं, वापस वो जो हमने है वो पाथवे बनाया है वो हम निकाल सकते हैं। तो वो टेम्पररी या फिर परमानेंट, ठीक है। अगर हमने यूरिनरी ब्लैडर पूरा का पूरा निकाल दिया है, इन केस ऑफ कार्सिनोमा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का कार्सिनोमा होगा तो हम वो पूरा का पूरा यूरिनरी ब्लैडर हम निकाल देंगे। तो यूरेटर को हमको कहीं पे डालना पड़ेगा, तो वो हो गया उसका परमानेंट डाइवर्जन, परमानेंट एग्जिट, क्योंकि ब्लैडर जो है वो तो पूरा गया, ठीक है। दूसरा एक कॉज होता है परमानेंट लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ यूरिन। जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ से यूरिन पास होता है, जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होता है वहाँ से, इसकी वजह से। तो मान लो ये रिफ्लेक्स लॉस्ट हो गया या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल डैमेज हुआ ताकि हम यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमको यूरिन को डाइवर्ट करना पड़ेगा। इनक्योरेबल यूरिनरी फिस्चुला, जो फिस्चुला मतलब क्या, फिस्चुला के दो एंड होते हैं, एक एंड एक्सटर्नल होता है, एक एंड इंटरनल होता है। तो मान लो हमने कोई ब्लैडर की सर्जरी की, यूरिनरी ब्लैडर की सर्जरी की, यूरिनरी ब्लैडर पे स्टिच लिया हमने, और जो बाद में सब क्लोजर कर दिया, और स्किन के ऊपर जो स्टिच लाइन था वहाँ से 2 दिन के बाद यूरिन आना शुरू हो गया। तो उसका मतलब क्या कि यूरिनरी ब्लैडर को हमने कहीं पे क्लोज किया है, वो ठीक से क्लोज नहीं हुआ है, तो वहाँ से यूरिन आ रहा है। वो यूरिन अपना रास्ता ढूंढ लेता है, ठीक है। जो भी हम देखे होंगे, अब तक सीखे होंगे कि भाई नदी जो होती है वो पहाड़ से निकलती है और अपने आप अपना रास्ता ढूंढ लेती है, उसके जैसा ही होता है। यूरिन जो होता है वो यूरिन होता है या फिर जीआई ट्रैक्ट का कोई भी फ्लूइड होता है, वो अपना रास्ता बाहर जाने का ढूंढ लेते हैं, तो वो बन जाता है यूरिनरी फिस्चुला। अगर इंटेस्टाइन में हुआ ऐसा तो वो बन जाएगा फीकल फिस्चुला, ठीक है। इरिमूवेबल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन ऐसा है कि हम निकाल नहीं सकते, पूरा का पूरा 3rd स्टेज का अगर मैलिग्नेंसी हो गया, एडवांस स्टेज का मैलिग्नेंसी हो गया ब्लैडर का, या फिर कॉलोन का कोई मैलिग्नेंसी हो गया कि जो यूरेटर को भी इन्वॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो और इनऑपरेबल होता है वो मोस्टली। अगर कोई ऐसा इनऑपरेबल हो गया केस कि उसने यूरेटर को इन्वॉल्व कर लिया, मतलब फिर वो एडवांस स्टेज में चला जाएगा, ठीक है। तो वो हम अगर ऐसा भी हो कि ऑपरेट कर भी सके, अगर बाद में हमको प्लेन मिल गया, फेट प्लेन अगर प्रिजर्व हो तो हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, तो ऑपरेट कर दिया तो अलग बात है। अगर ऑपरेट नहीं भी कर पाए तो वो आ जाएगा इस कैटेगरी में कि इरिमूवेबल ऑब्स्ट्रक्शन। तो टेम्पररी एग्जिट ऑफ यूरिन टू रिलीव द डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन, परमानेंट एग्जिट ऑफ यूरिन इन केस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर मैलिग्नेंसी, यूरिनरी ब्लैडर हैज़ बीन रिमूव्ड, न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल चला जाएगा, या फिर इनक्योरेबल यूरिनरी फिस्चुला एंड इरिमूवेबल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ये उसके एकदम छोटे से उसके कोई इंडिकेशंस हैं। अब इसके टाइप्स क्या क्या है। इंडिकेशन में पहले ही 2 थे कि टेम्पररी या फिर परमानेंट। जो जीआई ट्रैक्ट में इलियोस्टोमी आती है, कोलोस्टोमी आती है, उसमें भी टेम्पररी एंड परमानेंट 2 तरह के होते हैं, ठीक है। तो टेम्पररी जो डाइवर्जेंस है उसमें आएगा मोस्टली तो ये होता है कि प्रोस्थेटिक मटेरियल्स यूज़ होते हैं, ट्यूबिंग्स यूज़ होती है, जो प्लास्टिक की होती है, पीवीसी की होती है, रबर की हो सकती है, तो ट्यूबिंग्स हम यूज़ करेंगे। पहला तो है यूरिनरी कैथेटर, यूरेटरिक स्टेंट, नेफ्रोस्टोमी ट्यूब, पाइलोस्टोमी ट्यूब। जो नेफ्रोस्टोमी एंड पाइलोस्टोमी है दोनों ऑलमोस्ट सेम जैसे हैं, लेकिन नेफ्रोस्टोमी जो है उसमें हम जो ट्यूब डालेंगे उसका एक एंड होगा मेजर कैलाइसिस में, अपर मिडल या लोअर कैलाइसिस में से कोई भी एक कैलाइसिस होता है। जो किडनी के कैलाइसिस होते हैं अपर मिडल एंड लोअर, वो किडनी में हो गए। पाइलोस्टोमी में ये ट्यूब का एक जो एंड है, इंटरनल एंड, वो होगा रीनल पेल्विस में, ठीक है। तो तुमको फोटो दिखाऊंगा बाद में। उसके बाद होगा एसपीसी, सुप्रा प्यूबिक कैथेटर, और आएगा वेसिकोस्टोमी। वेसिकोस्टोमी जो है वो परमानेंट भी हो सकता है और या फिर टेम्पररी भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि ये तुम्हारा जो अंदर की पैथोलॉजी है वो क्या है, ठीक है।
तो ये टेम्पररी डाइवर्जन में हम इतने सारे यूज़ करते हैं। मोस्टली जो होते हैं वो प्रोस्थेटिक मटेरियल्स होते हैं, ट्यूबिंग्स होते हैं, ठीक है। यूरिनरी कैथेटर, यूटेरिक स्टेंट, नेफ्रोस्टोमी ट्यूब, पाइलोस्टोमी ट्यूब, एसपीसी एंड वेसिकोस्टोमी। सबसे पहला हम देखते हैं यूरिनरी कैथेटर। तुम सब लोगों ने देखा है यूरिनरी कैथेटर, जो फॉलिस कैथेटर होता है, तुम लोगों ने सब जगह मेडिसिन सर्जरी में सब जगह देखा होगा। तो दैट इज़ मोस्ट कॉमन यूज्ड मोडालिटी फॉर यूरिनरी डाइवर्जन्स। अगर कोई पेशेंट आया है, उसको प्रोस्टेट में मास है, प्रोस्टेट बड़ा हो गया, मतलब बीपीएच हो गया है, एल्डरली पेशेंट है जिसको हम प्रोस्टेक्टमी के लिए अनफिट होंगे, तो ऐसे पेशेंट में हमको जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिलीव करने के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोस्टेट में है, बराबर, तो वो रिलीव करने के लिए हमको एक ट्यूब डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये प्रोस्टेट है, ठीक है, और इसमें ये पूरा ऐसे मास है प्रोस्टेट में। तो हम क्या करेंगे, एक ट्यूब होगी जो होता है फॉलिस कैथेटर, फॉलिस सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर, वो हम डाल देंगे, ठीक है। उसमें आगे ऐसे बल्ब होगा ताकि वो सेल्फ रिटेनिंग हो, बाहर ना निकल जाए, ठीक है। तो ये जो फॉलिस कैथेटर है वो बहुत ही मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारी मोडालिटी है यूरिनरी डाइवर्जन की। ब्लैडर में मैलिग्नेंसी है, ब्लैडर में हाइपरट्रॉफी है, तो उसको रिलीव कर सकते हैं बहुत ही ईजीली, ठीक है। तो प्रोस्टेट की जो मैलिग्नेंसी है या फिर उसकी बिनाइन कंडीशन है, दैट इज़ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। एक बड़ा सा टॉपिक आएगा अब नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा, जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर आएगा वो आएगा प्रोस्टेट। उसमें बीपीएच एंड कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट, बस ये दो ही एक बड़े से टॉपिक हैं, बराबर। इसके वाले नेक्स्ट के चैप्टर, नेक्स्ट जो ऑर्गन होगा वो, तो इसमें ये डिटेल में आएगा। सिलिकॉन कैथेटर जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, बराबर, वो लेटेक्स का होता है या फिर रबर का होता है, बराबर। तो वो यूज़ करते हैं, वो हमको एवरी 21 डेज़ में हमको उसको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि बाद में वहाँ पे उसके ऊपर प्रेसिपिटेट्स हो जाएंगे, इसके अंदर उसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाएगा, तो 21 डेज़ में हमको उसको चेंज करना ज़रूरी है। तो अगर हमने सिलिकॉन कैथेटर यूज़ किया है, जो कैथेटर सिलिकॉन से बना हो, तो वो हम 3 महीना तक रख सकते हैं, ठीक है। सिलिकॉन कैथेटर कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ टर्मिनल कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट। हमको पता है कि उसको हमेशा लगने ही वाला है, तो फिर सिलिकॉन वाला कैथेटर ही यूज़ कर लो, जो हम 3 मंथ तक चला सकते हैं। 3 मंथ के बाद हम फिर से तो दूसरा वाला चेंज कर सकते हैं। हर 21 डेज़ में अगर चेंज करना हुआ तो पेशेंट पूरा परेशान हो जाएगा, बराबर। तो उसके लिए एक सिलिकॉन कैथेटर आएगा कि जो 3 महीने में एक बार चेंज करना है। इन्फेक्शन एंड बैक्टीरिया आर द कॉम्प्लिकेशंस, सो अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स मस्ट बी गिवन। जब भी हम फॉलिस कैथेटर रखते हैं तो उसका एक एंड बाहर रहता है, तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और उसका जो इंटरनल एंड है वो है हमारा डायरेक्टली यूरिनरी ब्लैडर में। तो बाहर का जो भी इन्फेक्शन है वो बहुत ही ईजीली वहाँ पे जा सकता है, ठीक है। तो यूरिनरी कैथेटर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोडालिटी, मोस्टली इन केस ऑफ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया और कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट। तुमको याद रखना है ये ड्यूरेशन 3 मंथ ड्यूरेशन ऑफ सिलिकॉन, एंड जो लेटेक्स का हम नॉर्मल यूज़ करते हैं उसका ड्यूरेशन है 21 डेज़। हर 21 डेज़ में हमको उसको चेंज करना पड़ेगा। SPC दैट इज़ सुप्रापेबिक सिस्टोस्टोमी। जब पेशेंट आता है यूरिनरी रिटेंशन के साथ, जब इस केस में भी अगर BPH होगा पेशेंट को बहुत बड़ा, तो पेशेंट यूरिनरी रिटेंशन के साथ ही आएगा, बराबर। तो उसमें भी हमको यही करना है, बराबर।
अगर पेशेंट आया यूरिनरी रिटेंशन के साथ, बराबर, जो यूरोसर्जन होता है ना उसका काम एक तरह के जैसे प्लम्बर होता है ना, उसके जैसा ही होता है। प्लम्बर क्या करता है, कहीं से पानी से पाइप से पानी लीक हुआ तो उसको ठीक कर देगा, तो उसके जैसे इसमें भी यही है। यूरोसर्जन है, उसका काम सेम होता है प्लम्बर के जैसा। कहीं से यूरिन लीक हुआ, यूरिन निकल नहीं रहा है, उसको बस एक ही काम करना है, यूरिन को बाहर निकालना है। बाकी दुनिया सब जाए कहीं पे भी, बराबर, खाली इतना है कि यूरिन को उसको बाहर निकालना है, उसका काम ख़त्म, वो जाके आराम से सो जाएगा, बराबर। तो अगर यूरिनरी रिटेंशन के साथ पेशेंट आया है और हमने फॉलिस कैथेटर ट्राई किया और वो नहीं जा रहा है, बराबर, सबसे छोटा साइज़ का अगर कैथेटर हमने यूज़ किया, वो भी अगर नहीं जा रहा है अंदर, तो हमको करना पड़ेगा सुप्रापुबिक कैथेटराइजेशन, बराबर। इसमें क्या करते हैं, एक ट्रोकर आता है, एसपीसी का ट्रोकर आता है जो मैंने तुमको पहले बताया है, स्टील का ट्रोकर आता है, जो हम अंडर सोनोग्राफी गाइडेंस ब्लीडर को फुल करके, पहले हम फॉलिस कैथेटराइजेशन तो हम कर नहीं सकेंगे अगर रिटेंशन है तो, अगर बीपीएच की वजह से रिटेंशन है तो वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हमको इलेक्टिव करना है तो हमको ब्लीडर को फुल करना पड़ेगा। अगर पेशेंट यूरिनरी रिटेंशन के साथ आया है, ब्लीडर उसका पूरा फुल होगा, अम्बिलिकस तक ब्लीडर फुल होगा उसका, तो ऐसे केस में हमको सोनोग्राफी गाइडेंस भी नहीं चाहिए। हम डायरेक्टली वार्ड में स्किन पे लोकल दे के, स्किन पे इंसिजन मार के, छोटा सा 10 mm का इंसिजन हो आएगा, 1 सेंटीमीटर का, हम ट्रोकर डाल सकते हैं, ठीक है। ट्रोकर डाल के फिर उसको ट्रोकर ऐसे डालेंगे, बाद में ट्रोकर निकालेंगे तो कैन्यूला जो होगा वो अंदर रहेगा, और उसके जो कैन्यूला के हो वहाँ से यूरिन आएगा, तो उसके अंदर हम डायरेक्टली कैथेटर हम डाल सकते हैं, उसका गाइडेंस लेके। जो हमारा कैन्यूला है वो पूरा अंदर होगा कैथेटर में, और हम जल्दी से वो जो हमारा कैथेटर है वो डाल देंगे, ठीक है। तुम अभी सिर्फ इतना याद रखो कि सुप्रापुबिक सिस्टोस्टोमी अगर तुमको याद रहा, वो प्रोसीजर कैसे करते हैं वो तुम देखोगे तो पता चल जाएगा कि ट्रोकर क्या होता है, कैन्यूला होता है, कैन्यूला क्या होता है, ठीक है। तो अगर पेशेंट का हॉस्पिटल आने का कॉज है यूरिनरी रिटेंशन, ब्लीडर उसका फुल है अप टू द अम्बिलिकस, वी डोंट नीड गाइडेंस ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी, वी कैन डायरेक्टली इंसर्ट इन द वार्ड। सिर्फ एक बार हम अंदर डालने के बाद पेशेंट को भेजना है यूरिनरी सोनोग्राफी में कि जो फॉलिस का बल्ब है वो ब्लीडर के अंदर है कि कहाँ है, क्योंकि इसमें हम फॉलिस का कैथेटर डालेंगे तो उसको जैसे हम यूरेथ्रा से डालते कैथेटर, उसके जैसे वहाँ से डाला है तो उसमें भी हमको फॉलिस का बल्ब फुलाना है ताकि वो निकल ना जाए, ठीक है। ट्रॉमा पेशेंट्स नॉट पासिंग यूरिन, पेशेंट को हुआ है भाई ट्रॉमा, पेल्विस का ट्रॉमा हुआ है, पेल्विस का फ्रैक्चर हुआ है बहुत सारा, पिबिस बोन फ्रैक्चर है, कैथेटर कर रहे जा नहीं रहा है, ब्लीडर उसका फुल है, तो ब्लीडर रप्चर हो जाए उससे अच्छा ये है कि वहाँ पे हम एसपीसी डाल दें, ठीक है। यूरेथ्रा रप्चर हो गई है, यूरेथ्रा में स्टिक्चर है, बराबर, तो यूरेथ्रा रप्चर हो, यूरेथ्रा स्टिक्चर हो तो उसमें हम ज़्यादा एक बार ट्राई कर सकते हैं कैथेटर का, अगर नहीं गया तो 2-3 बार ट्राई करने से यूरेथ्रा रप्चर हो सकती है अगर स्टिक्चर है तो, और रप्चर अगर ऑलरेडी है तो वो फॉल्स पैसेज हो सकता है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। तो इसलिए ऐसे पेशेंट में हम क्या करेंगे, एसपीसी कर देंगे, सुप्रापुबिक सिस्टोस्टोमी, ठीक है। सिस्टोस्टोमी क्यों किया है, क्योंकि हम जो हमारा ब्लेडर है उसको हम ओपनिंग बना रहे हैं ताकि एक ट्रोकर और कैन्यूला से, और फिर वहाँ से फॉलिस कैथेटर डाल देंगे, ठीक है। तो ऐसे रहता है सुप्रापुबिक सिस्टोस्टोमी, और उसको सुप्रापुबिक कैथेटराइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम देख लो, जो फॉलिस का बल्ब है वो है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर है, ये है यूट्रस और ये है रेक्टम, ये फीमेल का है, तो ये है प्यूबिक बोन, ठीक है। तो
प्यूबिक बोन के ऊपर से हमको डालना है, इसलिए उसको कहते हैं सुप्रा प्यूबिक। तो यहाँ पे हमने फिर यूरिन बैग लगा देनी है ताकि जो भी यूरिन है वो यहाँ से बाहर आ जाए। ठीक है, तो ये होता है सुप्रा प्यूबिक सिस्टोस्टोमी। उसके बाद आएगा यूरेटरिक स्टेंट, ये डबल एंड जे स्टेंट भी कहते हैं उसको। टू रिलीव यूरेटरिक ऑब्स्ट्रक्शन, टू डाइवर्ट द यूरिन फ्रॉम द यूरेटर। यूरेटर से डाइवर्ट तो होता है, लेकिन वो जाएगा, जो ट्यूब होती है वो यूरेटर के अंदर ही होती है, लेकिन वो यूरेटर का जो म्यूकोजा होता है उसको टच करके नहीं जाएगा यूरिन जाएगा ट्यूब में से। ठीक है। रीनल पेल्विस स्टोन स्ट्रक्चर आफ्टर ओपन पाइलोलिथोटोमी सर्जरी, जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें यूरेटर का स्ट्रक्चर होता है, रीनल पेल्विस का स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ पे हम डीजे स्टेंट डाल सकते हैं अंडर सिस्टोस्कोपी गाइडेंस। रिमूव आफ्टर 21 डेज बट कैन एक्सटेंड अप टू 4 to 5 months। ठीक है, यूजुअली 21 डेज़ के बाद हम स्टेंट निकाल देते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो 4 से 5 महीने तक हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तुमको याद रखने कॉज रीनल पेल्विस स्टोन स्ट्रक्चर एंड आफ्टर ओपन पाइलोलिथोटोमी सर्जरी। बराबर, ओपन पाइलो के बाद क्यों डालते हैं उसके लिए मैंने तुमको समझा दिया है जब हमने ओपन पाइलोलिथोटोमी पढ़ा था, कि हम वहाँ से यूरिन को ट्यूब में से जाएगा तो जो रीनल पेल्विस में स्टिच लिया है उसको रेस्ट मिलेगा, तो वो अच्छे से हील हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है यूरेटरिक डबल एंड जे स्टेंट, दोनों एंड उसके ओपन रहेंगे। तो ये जो है वो उसकी फ़ोटो है कि ऐसे होती है यूरेटरिक स्टेंट, और ये स्टेंट डाला है उसकी एक कट सेक्शन है। एक एंड देखो कहाँ पे है, मेजर कैलाइसिस में है, किडनी के अंदर है, और एक एंड ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, तो ऐसे होती है प्लेसमेंट डीजे स्टेंट की। ओपन पाइलो होता है तब तो हम ऊपर यहीं से एंटर कर सकते हैं, लेकिन जब ओपन नहीं किया है एब्डोमेन तो हम क्या करेंगे, सिस्टोस्कोपी करेंगे। सिस्टोस्कोपिक गाइडेंस से यूरिनरी ब्लैडर में जाएंगे, और वहाँ से हमको यहाँ से दिखेगा यूरेटर का ओपनिंग, तो वहाँ से हम डायरेक्टली डाल सकते हैं डीजे स्टेंट, उसको ऊपर के ऊपर यहाँ से डायरेक्टली ऊपर डालेंगे। तो ये अंडर फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस या फिर जो सियाम होता है उसके गाइडेंस से हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है डबल एंड जे स्टेंट। यहाँ पर यूरिन बना वो डायरेक्टली ट्यूब से होके ब्लैडर में आ जाएगा, ये पूरा यूरेटर और पेल्विस जो है वो बाईपास हो जाएगा। ठीक है, ये एक फ़ोटो है, देख लो, यहाँ पे ऐसे स्टोन है। ठीक है, तो स्टोन को कैसे उसने बाईपास कर दिया है। ठीक है, तो जब ये स्टेंट जाता है तो ये स्टोन जो होता है वो अगर इम्पैक्टेड स्टोन है, एकदम चिपका हुआ स्टोन है, तो ये जो स्टेंट है वो पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये जो स्टोन है वो इम्पैक्टेड नहीं है, मूवेबल है, तो स्टोन को थोड़ा सा साइड पे करके स्टेंट जो है वो ऊपर चला जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अगर इम्पैक्टेड स्टोन है, स्टेंट तुम्हारा यहाँ से आगे नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, तो ये किडनी में एक ट्यूब डाल देंगे, वो जो होती है नेफ्रोस्टोमी ट्यूब। ठीक है, तो ये होता है डीजे स्टेंट, ये उसकी फ़ोटो है, थोड़ा अच्छे से समझ आएगा तुमको। तो जैसे मैंने बताया कि हमारा अगर इम्पैक्टेड स्टोन है, हम ऊपर नहीं जा पाए अगर, तो परक्यूटेनियसली मेजर कैलाइसिस में हम नेफ्रोस्टोमी ट्यूब डाल देंगे अंडर सोनोग्राफी और फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस। ठीक है, व्हेन इंटरनल स्टेंट प्लेसमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर तुम्हारे पास उसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, सिस्टोस्कोप अवेलेबल नहीं है, या फिर सिस्टोस्कोप अवेलेबल है लेकिन स्टोन इतना इम्पैक्टेड है यूरेटर में कि ऊपर हम जा नहीं पाते, स्ट्रक्चर इतना फाइब्रस हो गया है कि ऊपर हम जा नहीं पाते। मान लो कि कोलोन का कोई मैलिग्नेंसी है जिसने यूरेटर को अपने अंदर ले लिया है, तो भी हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। ठीक है,
तो उस टाइम पे हमको करनी पड़ेगी नेफ्रोस्टोमी ट्यूब। व्हेन इंटरनल स्टेंट प्लेसमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, ऑब्स्ट्रक्शन डिस्टल टू द किडनी नॉट रिवर्सिबल। ठीक है, जो किडनी से डिस्टली जो भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, मैलिग्नेंसी हो सकती है, स्टोन हो सकता है, स्टिक्चर हो सकता है, कि जो नॉन रिवर्सिबल है, तो उस टाइम पे हमको डालनी है नेफ्रोस्टोमी ट्यूब। यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है किडनी में, तो डायरेक्टली किडनी में डाल दो ट्यूब, यूरिन वहाँ से बाहर आता रहेगा। ठीक है। PUJ दैट इज़ पेल्वी यूरेटरी जंक्शन। PUJ ऑब्स्ट्रक्शन आता है पैथोलॉजी, पेल्वी यूरेटरी जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, जो बच्चों में होता है, उसमें बच्चों में ज़्यादा होता है। तो पेल्वी जो हमारा रिनल पेल्विस है, मैं तुमको एक बार बता देता हूँ, ये किडनी है बराबर, ये रीनल पेल्विस है। ठीक है, तो ये जो है पेल्वी यूरेटरिक जंक्शन, वहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो डायरेक्टली हमको यहाँ पे ट्यूब डालनी पड़ेगी। इसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको यहाँ का यूरिन जो है वो एम्प्टी करना पड़ेगा। मैं ऑलवेज़ बताता हूँ कि हमारी बॉडी के जो भी ऑर्गन है, उनको जो जो काम दिया है वो बहुत ही शिद्दत से करते हैं। उसको किडनी को पता नहीं है कि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन किडनी तो वही बोलेगी मैं तो यूरिन बनाऊँगा ही। ठीक है, यूरिन बनता रहेगा, तो बाद में किडनी बड़ी हो जाएगी, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि किडनी नॉन फंक्शनिंग हो जाएगी, तो वहाँ पे ना हो, उससे अच्छा है कि यहाँ पे एक ट्यूब डाल दो, उसके बाद यहाँ का जो भी है वो ट्रीटमेंट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है नेफ्रोस्टोमी ट्यूब। पायलोनेफ्राइटिस है, अगर पस बन गया है तो भी हम उसको नेफ्रोस्टोमी ट्यूब डाल सकते हैं, ताकि जो पस जो भी है वो ड्रेन हो जाए। ठीक है, तो ऐसा होती है नेफ्रोस्टोमी ट्यूब। ये ग्राफिक्स है जहाँ पे परक्यूटेनियसली अंडर सोनोग्राफी और फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस या फिर CM गाइडेंस से यहाँ पे डायरेक्टली डाल देते हैं हमारे ट्यूब को। ठीक है, और ये डायरेक्टली यूरिन बाहर कलेक्ट होगा यूरो बैग में। तो उसके बाद ये डिस्टल का जो भी हमारी पैथोलॉजी है, उसको अगर हम ट्रीट कर सके तो उसको ट्रीट कर दो। उसके लिए हमको टाइम अच्छे से मिलेगा, क्योंकि यूरिन जो है उसका रास्ता हो गया है, जो हमारे कंट्रोल में है बराबर। जो खुद से अपना रास्ता ढूंढते हैं, यूरिन लीक होके, वो अनकंट्रोल होता है, कहाँ से कहाँ जाके निकला होगा भगवान जाने। लेकिन हमने ट्यूब डाल दी तो सिक्योर हो गया। ठीक है, तो जो हमारा एंड होता है वो ऐसे होता है नेफ्रोस्टोमी ट्यूब का। यहाँ से डालेंगे डायरेक्टली आएगा ये मेजर कैलासिस में। ठीक है, और बाद में यूरिन डायरेक्टली बैग में कलेक्ट होगा, बैग भर जाएगा तो बैग को हमको एम्प्टी कर देना है। ठीक है, और जो बैग होता है वो ऐसे साथ में रख के पेशेंट घूम भी सकता है। कभी कभी किसी पेशेंट को अगर परमानेंट नेफ्रोस्टोमी डालना पड़ा, मैलिग्नेंसी है जिसको हम ऑपरेट नहीं कर पाते, एडवांस मैलिग्नेंसी है, तो उस टाइम पे परमानेंट नेफ्रोस्टोमी कर देनी पड़ती है। तो पेशेंट ऐसे साथ में लेके आराम से घूम सकता है। ठीक है, अब है वेसिकोस्टोमी, जो हमने एक्टोपिया वेसिका चलवाया था। एक्सट्रोपी ऑफ ब्लेडर था, उसमें ब्लेडर को डायरेक्टली अटैच कर दिया था स्किन के साथ, जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की स्किन थी उसके साथ ही कनेक्ट कर दिया था, ताकि वहाँ से यूरिन बाहर आ जाए। वहाँ पे एक बैग लगा देंगे। ठीक है, तो इन केस ऑफ एक्टोपिया वेसिका, एपिस्पाडियासिस एंड यूरेथ्रल एनोमालीज, ये टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। भाई एक्टोपिया वेसिका में टेम्पररी हो सकता है, बाद में डिस्टल का अगर सब कुछ हो जाए अच्छे से, जो हम रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं वो अगर हो गया, तो उसके बाद हम वेसिकोस्टोमी को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं कर सके तो वो उसको परमानेंट भी रख सकते हैं। देखो, ये होती है वेसिकोस्टोमी। जो ब्लेडर है, ये स्किन है, उसके साथ ही ब्लेडर को हमने कनेक्ट कर दिया है, ओपनिंग करके उसको, जैसे इलियोस्टोमी करते हैं उसके जैसे ही वेसिकोस्टोमी होती है।
बराबर। ये जो था नेफ्रोस्टोमी, जो उसका मेजर कैलाइसिस में उसका एंड है, और ये जो है वो होता है, ये जो है वो पाइलोस्टोमी, बाहर से ऐसे पेल्विस में हमने डायरेक्टली डाली है ट्यूब, ठीक है। फिर एक ये आता है रिंग क्यूटेनियस यूरेटेरोस्टोमी, वो आएगा हमारा जब परमानेंट आएगा उसमें आएगा, ठीक है। तो वेसिकोस्टोमी इन केस ऑफ एक्टिविया वेसिका, एपिस्पेडियासिस एंड यूरेथ्रल एनोमालिस। जो टेम्पररी हमने किया है, उस जिस पैथोलॉजी के लिए किया है उसको अगर हमने ट्रीट कर दिया तो ये हम बाद में जो भी टेम्पररी हमने मैनेजमेंट किया है यूरिन का निकालने का, वो हम निकाल सकते हो। ट्यूब डाली है तो वो निकाल सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन होती है कि वो परमानेंट ही हमको रखना पड़ता है। जैसे हमने यूरिनल ब्लैडर को निकाल दिया, ठीक है, तो परमानेंट डायवर्जन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल डायवर्जन और एक इंटरनल डायवर्जन, ठीक है। जो एक्सटर्नल डायवर्जन था उसमें आएगा इलियल कंड्यूट। इलियल कंड्यूट क्या है मैं तुमको समझाता हूँ अभी। इंटरनल डायवर्जन में आएगा यूरेटेरोसिग्मोइडोस्टोमी या फिर यूरेटेरोस्टोमी, वो आएगा अभी। तो अब यूरिन को हम डायरेक्टली बाहर नहीं निकाल रहे, यूरिन को हम जीआई ट्रैक में डाल रहे हैं ताकि जीआई ट्रैक में से होके रेक्टम और एनस से होके वो बाहर चला जाए। तो ये होता है इंटरनल डायवर्जन। एक्सटर्नल में क्या है, इलियल कंड्यूट आता है। इसमें दो तरह के होते हैं, नॉन कंटिनेंट इलियल कंड्यूट एंड कंटिनेंट इलियल कंड्यूट। अब कंड्यूट जो है वो है क्या, तो ये हमारा इलियम है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, 15 to 20 सेंटीमीटर का हमको इलियम का एक सेगमेंट चाहिए, बराबर। ये हमारी मिजेंट्री है, बराबर। मिजेंट्री में हमारी ऐसे ब्लड वेसल्स होंगी। तो हम क्या करेंगे, एक 15 to 20 सेंटीमीटर का सेगमेंट निकालेंगे इलियम का, और वो रहेगा 30 सेंटीमीटर प्रोक्सिमल टू द इलियोसिकल जंक्शन। जो हमारा इलियम और सिकम का जंक्शन होता है, वहाँ से 30 सेंटीमीटर प्रोक्सिमली हम ये एक सेगमेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मान लो कि इतना हमने सेगमेंट निकाला इलियम का, बराबर। तो इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, ये जो उसकी ब्लड वेसल्स है वो भी हम प्रिजर्व रखेंगे, बराबर। तो इतना जो सेगमेंट है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे, इसका विद द प्रिजर्व ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो जो इतना सेगमेंट निकाला है हमने इलियम का, तो क्या हुआ, इतना जो भी है वो सेगमेंट हमने पूरा निकाल दिया, ठीक है, विथ प्रिजर्व्ड ब्लड सप्लाई। तो बाद में ये जो इलियम के दोनों एंड है उसको ऐसे पास लाके उसको एनास्टोमोसिस कर दो, और सेगमेंट जो हमारा निकला है, बराबर, ऐसे हमारा सेगमेंट होगा, इसके साथ इसकी, अब इसको भूल जाओ, ये हमने एनास्टोमोसिस भी कर दिया इलियम का, तो वो साइड पे चला गया, बराबर। अभी ये जो हमारा विथ साथ में उसका ब्लड सप्लाई जो है वो प्रिजर्व्ड है, बराबर। तो हम क्या करेंगे कि ये जो एक एंड है उसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है, पूरा हमने ये एंड क्लोज कर दिया। ये जो दूसरा वाला एंड है उसको हम बना देंगे इलियोस्टोमी, स्किन के बाहर ला देंगे ऐसा इलियोस्टोमी, एस एन इलियोस्टोमी इन राइट इलियाक फोसा,
बराबर। तो ये जो हमने पूरा जो सेगमेंट निकाला है उसको बोलते हैं इलियल कंडुइट, बराबर। वो नॉन कॉन्टिनेंट होता है, कॉन्टिनेंट भी होता है। बट नॉन कॉन्टिनेंट मतलब उसको हमको बैग लगानी पड़ेगी इलियोस्टोमी के ऊपर, उसके साथ ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होगा, जो भी यूरिन आएगा उसको डायरेक्टली बैग में लाना पड़ेगा। कॉन्टिनेंट मतलब जो हम कंडुइट बनाया है उसमें एक तरह का वाल्व बना सकते हैं यूजिंग द म्यूकोजा और यूजिंग द अपेंडिक्स, बराबर। तो अब ये जो एक ओपनिंग हमने ऐसे क्लोज कर दिया है उसमें हम क्या करेंगे, दोनों यूरेटर ऐसे जोड़ देंगे। ये जो ब्राउन कलर का है वो यूरेटर है, जो हमने ब्लेडर को रिमूव किया उसके बाद यूरेटर का जो लोअर एंड था उसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, एनास्टोमोसिस कर देंगे। जो भी यूरिन बनेगा यहाँ से ऊपर से किडनी से होके जो भी यूरिन आएगा वो यूरिन यहाँ से होके बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इलियल कंडुइट। उसकी मिजेंट्री के साथ उसकी ब्लड सप्लाई फिजो रख के हम इसको सेगमेंट निकाल लेंगे और बाकी बचा इलियम है उसको एनास्टोमोसिस कर देंगे, और जो इलियल कंडुइट निकाला है उसमें एक एंड को क्लोज करके उसमें यूरेटर को जोड़ देंगे और एक एंड को इलियोस्टोमी बना देंगे, ठीक है। तो ये होता है इलियल कंडुइट। 20 सेंटीमीटर ऑफ वास्कुलराइज डिस्टल इलियम इज प्रिपेयर्ड, 30 सेंटीमीटर proximal to the IC valve, that is ileocecal valve. Ureters implanted in one end of the conduit, another end of conduit brought out as ileostomy in the RIF. Patient will wear bag over stoma and urine will collect in the bag, ठीक है। तो ऐसे होता है कंडुइट, जो मैंने तुमको अभी फिगर ड्रॉ करके दिखाया, मोस्टली वो तुमको समझ आ गया होगा कि कंडुइट कैसे बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना है वो अगर तुमको नहीं पता, नहीं आ रहा अभी टेंशन मत लो, ठीक है। जब सर्जरी लोगे, यूरोसर्जन बनोगे तब आराम से बना लोगे। अभी तुम इतना याद रखो कि इलियल कंडुइट बनाना है, दैट इज़ वास्कुलराइज सेगमेंट ऑफ इलियम। तुमको ये याद रखना है कि 15 to 20 सेंटीमीटर साइज़ का रहेगा और 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द इलियोसिकल वाल्व, ठीक है। ऐसे स्टोमा बाहर निकाला है, उसके ऊपर बैग लगा देंगे तो बाद में उसमें यूरिन आराम से कलेक्ट होता रहेगा, बराबर। जैसे ऊपर यूरिन बनेगा, यूरिन नीचे आएगा, अपने आप इसमें कलेक्ट होता रहेगा। ये होता है नॉन कॉन्टिनेंट इलियल कंडुइट। अब कंटिनेंट इलियल कंडुइट में क्या है कि एक हम वाल्व बनाएंगे, प्रोसीजर सब सेम है लेकिन एक स्पेशलाइज्ड वाल्व होगा by using ileal mucosa or appendix. Patient have to empty the conduit by passing the self catheter. वहाँ पे वाल्व जैसा होगा तो मतलब क्या होगा कि वाल्व को जब हम खोलेंगे नहीं तब तक यूरिन बाहर नहीं आएगा। तो पेशेंट अगर यूरोबैग नहीं पहनेगा, जो ऐसी जो बैग है ये पहननी पड़ती है, वो अगर नहीं पहनेगा तो भी चलेगा। एवरी 6 आवर्स जो हमारा इलियोस्टोमी बनाया है उसके अंदर सेल्फ कैथेटर डाल के वाल्व को पुश करके हम वो यूरिन बाहर निकाल सकते हैं एवरी 6 आवर्ली, ठीक है। तो नॉन कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट में दोनों सेम है। कॉन्टिनेंट में खाली इतना है कि इसमें हमको यूरोबैग नहीं लगानी पड़ेगी और उसमें अपेंडिक्स या इलियल म्यूकोजा से हम बनाएंगे एक स्पेशलाइज्ड वाल्व जिसको बोलते हैं कॉक्स कॉन्टिनेंट इलियल कंडुइट। कॉक्स जो है उसका ये भी एक योगदान है सर्जरी में, बहुत बड़ा नाम है कॉक्स का, बहुत सारे आएंगे, बहुत जगह पे आएगा कॉक्स, ठीक है। ये जो वो अब सर्जन था, फिजिशियन था, क्या था, जो भी था, ये उसका नाम है। उसने बहुत सारी इन्वेंशन किए, बहुत सारे उसने टेक्निक्स दिए हैं, बराबर। वो आएगा धीरे धीरे आगे जब तुम आगे पढ़ोगे तब। तो ये जो हम वाल्व बनाते हैं उसको कॉक्स कॉन्टिनेंट कंडुइट भी बोलते हैं। बाद में अदर एक्सटर्नल डाइवर्जन्स में आएगा क्यूटेनियस यूरेटरोस्टोमी। यूरेटर को डायरेक्टली हम जोड़ देंगे स्किन के साथ। रिंग क्यूटेनियस यूरेटरोस्टोमी, वेसिकोस्टोमी एंड यूरेथ्रोस्टोमी।
वेसिकोस्टोमी मैंने पहले बता दिया है। अभी जो रिंग क्यूटेनियस था, सॉरी एक फ़ोटो आई थी तुमको बता देता हूँ। हाँ, ये इसमें देखो दोनों जो यूरेटर थे उसको एक साथ जोड़ के एक ही साथ उसको स्किन के बाहर ला दिया है। ये होता है रिंग क्यूटेनियस यूरेटरोस्टोमी। और उसमें सेम हमको वहाँ पे एक यूरोबैग लगानी पड़ेगी। उसके जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है, तो ये अच्छा रहता है कि इलियल कंडुइट बना दे। ठीक है। अब एक वर्ड आया यूरेथ्रोस्टोमी। मोस्टली ये पेरिनियल यूरेथ्रोस्टोमी करते हैं इन केस ऑफ कार्सिनोमा ऑफ पेनिस। अगर टोटल एम्पुटेशन ऑफ पेनिस हमने कर दिया तो अब यूरेथ्रा है उसको बाहर कैसे यूरेथ्रा को बाहर कैसे निकालेंगे? तो पेरिनियम में हम एक ओपनिंग बनाएंगे और यूरेथ्रा को, ये जो ट्यूब दिख रही है वो कैथेटर है, वो ये ट्रैक बनने तक हमको रखना पड़ता है। उसके बाद ये कैथेटर हम निकाल देंगे और बाद में यहाँ से पेशेंट अपने आप खुद से यूरिन पास कर सकता है। बराबर। पेरिनियम में जो मसल्स होंगे वो ऐसा स्फिंक्टर काम करेंगे और पेशेंट अपने आप खुद से यूरिन यहाँ से पास कर सकता है। ठीक है। तो ऐसे होती है पेरिनियल यूरेथ्रोस्टोमी। यहाँ पे हमने एसिस्टोमा बना दिया और वहाँ पे हमने ये कैथेटर डाला हुआ है। ये कैथेटर जो है ऑरेंज, ये भी जो ट्यूब दिख रही है, ये जो ट्यूब दिख रही है ना, वो ये हम निकाल देंगे 21 डेज़ के बाद, जब तक ये स्टोमा है वो जो चिपक जाएगा स्किन के साथ, तो बाद में पेशेंट खुद से यूरिन पास कर सकता है। ये होती है पेरिनियल यूरेथ्रोस्टोमी इन केस ऑफ कार्सिनोमा पेनिस। ठीक है। अगर यूरेथ्रा रप्चर हुआ है, यूरेथ्रा की इंजरी हुई है बहुत गंदी वाली, तब भी हम उसको यूरेथ्रोस्टोमी कर सकते हैं। ठीक है। ये जो हमने अब तक किए यूरेथ्रोस्टोमी, नेफ्रोस्टोमी, वेसिकोस्टोमी, सॉरी ये वाला परमानेंट का, तो वो हो गया एक्सटर्नल डाइवर्जन था ये, कि जो यूरिन बनता है वो डायरेक्टली बाहर आ रहा है। बराबर। यहाँ से ये हो गया एक्सटर्नल डाइवर्जन। अब इंटरनल डाइवर्जन मतलब क्या? कि यूरिन को हम अंदर ही कहीं पे डाइवर्ट कर रहे हैं और जो हमारी नॉर्मल ओपनिंग है बॉडी की, वहीं से यूरिन बाहर आएगा। तुम सोचोगे कि इलियल कंड्यूट है, वो भी तो हम डालते हैं, हमने ये कंड्यूट बनाया है उसमें डाल रहे हैं, तो ये इंटरनल क्यों नहीं है? लेकिन इसमें ये है कि जो ओपनिंग है वो हम नया बनाया है। ठीक है। नया ओपनिंग बनाया है जो नॉर्मली होता नहीं है। तो इंटरनल डाइवर्जन में क्या है कि जो नॉर्मल ओपनिंग होगी वहीं से यूरिन बाहर आएगी। ठीक है। जैसे होगा यूरेटरोसिग्मोइडोस्टोमी, रेक्टल ब्लेडर क्रिएशन। ब्लेडर जो हमारा रेक्टम होता है उसमें ही हम डाल देंगे यूरेटर को, ताकि जो भी यूरिन आएगा वो रेक्टम में चला जाएगा और बाद में एनस से बाहर चला जाएगा। ठीक है। कोलोन और रेक्टर दोनों में से कहीं में भी हम कर सकते हैं। जो सिग्मोइडोस्टोमी थी, यूरेटरोसिग्मोइडोस्टोमी, उसमें सिग्मोइड कोलोन में और अपर एंड ऑफ रेक्टम में हम यूरेटर को इम्प्लांट करते थे। ब्लेडर रिकन्स्ट्रक्शन एंड ब्लेडर सब्स्टिट्यूट एंड ऑगमेंटेशन। ब्लेडर रिकन्स्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि ट्राइगोन ऑफ द ब्लेडर है वहाँ तक का हम अगर निकाल पाए, उसके डिस्टल का हम बचा पाते हैं तो वो हम ऐसे ही बचा के रखेंगे, और ब्लेडर को हम जो हमारा कोलोन है या इलियम है उसकी वॉल यूज़ करके हम वहाँ पे नया ब्लेडर बनाएंगे, इसको न्यू ब्लेडर भी बोलते हैं। ठीक है। दैट इज़ ब्लेडर रिकन्स्ट्रक्शन, ब्लेडर सब्स्टिट्यूट एंड ऑगमेंटेशन। अब ये है यूरेटरोसिग्मोइडोस्टोमी। लेफ्ट साइड का है उसको हम डालेंगे सिग्मोइड में, राइट साइड का है वो अपर पार्ट ऑफ रेक्टम या फिर जंक्शन ऑफ द रेक्टोसिग्मोइड। ठीक है। तो ये हो गया यूरेटरोसिग्मोइडोस्टोमी। यूरिन जो है वो रेक्टम में जाएगा बाद में, और रेक्टम से होकर एनस से बाहर चला जाएगा। तो ये बॉडी की नॉर्मल ओपनिंग से यूरिन बाहर आ रहा है।
नॉर्मली यूरेक्टम में एनस में से यूरिन नहीं आता है, लेकिन ओपनिंग जो है वो नॉर्मल है, इसलिए वो इंटरनल डाइवर्जन है। अदर इंटरनल डाइवर्जन में आएगा इलियोसिस्टोप्लास्टी, सिकोसिस्टोप्लास्टी, सिग्मोइडोसिस्टोप्लास्टी, यूरेटरोस्टोमी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लैडर यूजिंग इलियम, सिकम और सिग्मॉइड suture टू यूरेथ्रा। तो जो सिकोसिस्टोप्लास्टोई है, इलियोसिस्टोप्लास्टी है, सिग्मोइडोसिस्टोप्लास्टी है, उसमें हम क्या करेंगे कि सिकम, इलियम या सिग्मॉइड को जो बचा हुआ ब्लेडर है उसके साथ लगा देंगे, ताकि जो हमारा यूरिन है वो डाइवर्ट हो जाए कॉलोन में। ठीक है, अभी मैं तुमको बताता हूँ यूरेटरोस्टोमी इन केस ऑफ ट्रॉमा और मैलिग्नेंसी। अब मान लो कि ये राइट किडनी, ये लेफ़्ट किडनी, बराबर, दोनों यूरेटर ऐसे बाहर आए, ये ब्लेडर में अंदर गए। ठीक है, मान लो कि यूरेटर की ट्रॉमा हुई यूनिलेटरल, बराबर, मान लो कि इतना पार्ट मैलिग्नेंट है, कोई कॉलोन है उसने उसको इन्वॉल्व कर लिया, और हमको इतना पोर्शन अगर निकालना पड़ा यूरेटर का, ब्लेडर प्रिजर्व है, बराबर, तो अगर मोर देन 4 सेंटीमीटर अगर हमको निकालना पड़ा, बराबर, तो क्या करेंगे, ये जो यूरेटर है उसको हम इसके साथ जोड़ देंगे, बराबर। तो ये हो गया यूरेटरोस्टोमी। ट्रॉमा है, यहाँ पे ट्रॉमा यूरेटरिक ट्रॉमा हुआ, या फिर यूरेटर की मैलिग्नेंसी जो बहुत रेयर है, लेकिन अगर उसमें मैलिग्नेंसी हुई, कॉलोन की मैलिग्नेंसी हुई जो इसमें इन्वॉल्व कर लिया है, कॉलोन को अगर हम निकाल रहे हैं, अगर मैलिग्नेंट पार्ट कॉलोन में अगर मैलिग्नेंसी है, और यूरेटर के साथ में जो पेरिटोनियल कैविटी में कॉलोन है, इंटेस्टाइन है, उसने यूरेटर को अपने अंदर चिपका लिया है, मतलब जो भी स्पेसिमेन हम निकालने वाले मैलिग्नेंसी के ऑपरेशन में, उसमें यूरेटर भी साथ में थोड़ा निकल रहा है, तो हम यूरेटरोस्टोमी कर सकते हैं। हाँ, मैलिग्नेंसी ऑफ लोअर यूरेटर और सराउंडिंग ऑर्गन इन्वॉल्व इन लोअर यूरेटर। मैलिग्नेंसी होती है सराउंडिंग ऑर्गन्स की जो लोअर यूरेटर को इन्वॉल्व कर रही है, यूनिलेटरल, एक साइड का, दोनों साइड का है तो फिर ये नहीं कर पाएंगे, अगर एक साइड का है तो हम कर पाएंगे। इफ़ एक्सीजन ऑफ मोर देन 4 सेंटीमीटर ऑफ डिस्टल यूरेटर इज़ नीडेड, तब हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं। अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है एक्सीजन, अगर 4 सेंटीमीटर से कम है तो यूरेटर को हम थोड़ा खींच के ब्लेडर में भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है जो रिमूव करने का, जो हम यूरेटर को रिमूव करना है, जो डिस्टल यूरेटर है उसको 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हम रिमूव करने वाले हैं, तो वो एंड को हम जोड़ देंगे ऑपोजिट वाले यूरेटर के साथ। ये हो गया यूरेटरोस्टोमी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लैडर क्या है, इलियम, सिकम और सिग्मोइड से हम नया एक पाउच बनाएंगे, वो पाउच को हम जोड़ देंगे यूरेथ्रा के साथ, और ऊपर का जो यूरेटर है उसको हम जोड़ देंगे उसी वो, और ब्लेडर ही बना देंगे नया, उसको बोलते हैं न्यू ब्लेडर। उसको वो भी होता है वास्कुलर सेगमेंट साथ में रखना है उसको, जैसे इलियल कंड्यूट था उसके जैसे ही उसमें हमको एक वास्कुलर सेगमेंट लेना है और उसको यूरेथ्रा के साथ जोड़ना है और ऊपर यूरेटर के साथ। ये प्रोसीजर का स्टेप्स क्या है और तुमको नहीं पता चलेगा, ठीक है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, तुमको नहीं पता चलेगा तो उसमें मत पढ़ना। तुम सिर्फ इतना याद रखो कि ये प्रोसीजर में किसको क्या क्या जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये होगा यूरेटरोस्टोमी, ये रही यूरेटरोस्टोमी, राइट वाले को लेफ्ट के साथ जोड़ दिया है, ठीक है। अभी हम ये प्रोसीजर करते हैं सब। हाँ, और एक बात कि जब जो भी इंटरनल डाइवर्जेंस है,
बराबर, जो भी इंटरनल डाइवर्जन है, यूरेटर और सिग्मोइडोस्टोमी या फिर कोलोन और रेक्टम में जोड़ दिया, तो उसमें क्या होगा कि हमको एक चाहिए कि जो हमारा एनस है वो कंटिनेंट है, मतलब वो नॉर्मली काम कर रहा है, बराबर, वो एक हमको एक उसको नीड है कि जो रेक्टम है वो ठीक से काम कर रहा होना चाहिए, तभी हम ये कर सकते हैं। अब ये जो हम सब प्रोसीजर किया उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी, यूरिन लीक होगा, फीकल लीक होगा, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जहाँ पे हमने इलियल कंडक्ट बना के बाकी का इलियम को जोड़ा है, या फिर हमने यूरेटर को सिग्मोइड में डाला है। सेप्सिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर इंटरनल डाइवर्जन किया है तो यूरेटर के एंड है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगे स्टूल के, और स्टूल जो है वो बहुत ही बैक्टीरिया से भरा होता है। यूरिन में भी बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जितने स्टूल में होते हैं उतने नहीं होते, तो डायरेक्टली सेप्सिस हो सकता है। वो इन्फेक्शन वहाँ से यूरेटर के एंड जो कोलन में खुल रहा है वहाँ से होके ऊपर जा सकते हैं किडनी में, पायलोनेफ्राइटिस हो सकता है। रिफ्लक्स ऑफ यूरिन टूवर्ड्स द किडनी, जो स्टूल आएगा सिग्मोइड में, रेक्टम में, तो उसके प्रेशर की वजह से स्टूल मिक्स्ड यूरिन जो है वो रिफ्लक्स होगा, ऊपर जाएगा, वापस रिफ्लक्स होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है नीचे। तो स्टूल मिक्स यूरिन जो है वो ऊपर किडनी ऊपर रिफ्लक्स होगा, तो पायलोनेफ्राइटिस होगा। ठीक है। स्ट्रिक्चर और स्टेनोसिस एट वेरियस एनास्टोमोटिक साइट, जहाँ कहीं भी हम एनास्टोमोसिस करेंगे, यूरेट अगर हमने इलियल कंड्यूट बनाया है तो इलियल कंड्यूट के एक एंड को हम जोड़ते हैं दोनों यूरेटर के साथ, तो दोनों यूरेटर के साथ हमने एनास्टोमोसिस किया, वहाँ पे स्टेनोसिस हो सकता है, स्ट्रिक्चर हो सकता है। यूरेटर को अगर हमने जोड़ा है सिग्मोइड के साथ, तो जहाँ पे हमने एनास्टोमोसिस किया है उसका स्ट्रिक्चर या फिर स्टेनोसिस हो सकता है। और कॉम्प्लिकेशंस है स्टोन फॉर्मेशन स्टेसिस की वजह से, कंड्यूट फेलियर हो सकता है, कंड्यूट की वास्कुलरिटी है वो अगर हमने ठीक से नहीं बना पाए तो वो कंड्यूट फेलियर भी हो सकता है। रीनल फेलियर हो सकता है बिकॉज ऑफ द पायलोनेफ्राइटिस इन्फेक्शन। स्टोमा की कॉम्प्लिकेशंस, जैसे स्टोमा करते हैं तो स्टोमा के आसपास से हर्निया हो सकता है, स्टोमा में इन्फेक्शन हो सकता है, स्टोमा प्रोलैप्स हो सकता है, स्टोमा अंदर चला जाता है स्टोमा, या फिर स्टोमा बाहर चला जाता है, स्टोमा के आसपास हर्निया हो सकता है। वो सब स्टोमा के कॉम्प्लिकेशंस है, वो सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। स्किन के ऊपर एक्सकोरिएशन हो सकते हैं। फिर आती है मैलिग्नेंसी, कि जो स्टूल मिक्स्ड विथ यूरिन है वो रिफ्लक्स होगा यूरेटर में, तो वो एक्ट करता है ऐसा कार्सिनोजन, और जो भी हमने बनाया है चैनल उसमें मैलिग्नेंसी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये उसकी कॉम्प्लिकेशंस है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, 5 मार्क या 3 मार्क में पूछ सकते हैं। यही पूछेंगे कि डिस्क्राइब वेरियस यूरिनरी डाइवर्जन्स, तो तुमको पहले समझाना है कि यूरिनरी डाइवर्जन क्या है, उसके बाद टेम्पररी और परमानेंट, जो भी मैंने सब बताया वो सब समझाने हैं। जो भी मैंने समझाया तुमको तो तुम्हारे लिए बहुत ही काफ़ी है। और जो भी इलियल कंड्यूट है वो थोड़ा तुमको अगर समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, बराबर, लेकिन तुमको सिर्फ ये याद रखना है कि वास्कुलराइज सेगमेंट लेना है इलियम का, वो उससे कंड्यूट बनाते हैं, बराबर। अगर नहीं समझ आया तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी होंगे जो ग्राफिक्स बनाए होंगे, यूट्यूब पे ग्राफिकली वीडियो बना के समझाया हो, तो उसमें तुमको अच्छे से समझ आ जाएगा। जो भी तुम्हारा यूट्यूब है या फिर गूगल है उसका तुम बहुत मैक्सिमम यूज़ करो, उसमें तुमको बहुत सारी फिगर देखने को मिलेगी, बहुत सारा कुछ ऐसी होती है कि जो हम 2D में नहीं समझ पाते तो 3D में अच्छे से समझ आ जाता है हमको, 3D 4D 5D जो भी हो उसमें। तो जो भी हमारा तुमको डेली 1.5 या 2 GB डेटा मिल रहा है उसका ऐसे भी थोड़ा बहुत यूज़ कर लो, बराबर। 15-20 मिनट लगते हैं देखने में, यूट्यूब पे वीडियो देखने में। तो अगर कोई भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, कोई भी चीज़ हम देखोगे कि भाई तो टाइप कर दो कि इलियल कंड्यूट कैसे बनाते हैं, तो उसकी वीडियो होगी, या तो ग्राफिक्स होगा वीडियो का या फिर ओरिजिनल भी हो सकता है कोई भी,
तो ऐसे मैं जो फिगर ड्रॉ करके समझाता हूँ वो 2D में होती है, तो अगर तुमको 3D में समझना है तो वो फिगर भी तुमको मिल सकती है। तो सर्जरी में यही है कि जितना तुम देखोगे उतना तुम सीखोगे, इतना तुमको याद रहेगा, वही तुम एग्ज़ाम में लिखोगे। ठीक है, तो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर का लास्ट टॉपिक था, यूरिनरी डाइवर्जन। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम से हम प्रोस्टेट शुरू करेंगे। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर एंड प्रोस्टेट, उसमें से यूजुअली 2 बड़े क्वेश्चन आते ही है। तो अब नेक्स्ट का जो हमारा सेगमेंट है वो है प्रोस्टेट का। उसमें 2 बड़े क्वेश्चन हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया एंड कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट, और समझनी है हमको प्रोस्टेट की एनाटॉमी। ठीक है, ये 3 ही हमारे छोटे से टॉपिक है। ये छोटे से तो नहीं है, पहला वाला छोटा है एनाटॉमी, लेकिन बाकी के 2 टॉपिक में बहुत बड़े टॉपिक है। ठीक है, तो होप कि तुमको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो तुमको तो कमेंट कर देना, या जो भी मैसेज है वो मैसेज कर देना। ओके, थैंक यू।